अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का गा। क्वेश्चन दे रखा है कि आदर्श गैस समीकरण समझाइए। तो आदर्श गैस समीकरण समझने के लिए हमको सबसे पहले ये वर्ड समझना पड़ेगा कि आदर्श गैस क्या होता है। ठीक, गैस तो सभी लोग जानते हो, ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में सभी ने पढ़ रखा है। ये आदर्श किस खेत की मूली है उसको समझना है। तो आदर्श वैसा ही है जैसा कि हम लोग कहते हैं आदर्श स्टूडेंट के बारे में, आइडियल स्टूडेंट। की आदर्श स्टूडेंट कैसा होना चाहिए कि जो टाइम पर स्कूल है, ठीक है, वो आइडियल है, आदर्श है। जो टाइम पर अपना काम करके दे उसको हम आदर्श मानते हैं। वो क्या करता है, क्लास में जब टीचर नहीं रहते तो शांति बनाए रखता है, अपने काम से काम रखता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो जो नियम कानून को फॉलो करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श बच्चा कह देते हैं। तो आदर्श हम उसके आगे लगाते हैं जो नियमों को मानता है। तो ऐसी गैस है कि जो कुछ नियम हम बनाएंगे उन नियमों को अगर मानेगा तो उसको हम आदर्श गैस कहेंगे, ठीक है। तो पहले हम आदर्श गैस के नियमों को समझ लेते हैं, फिर हम समीकरण की तरफ जाएंगे। तो आदर्श गैस के नियम में सबसे पहला नियम है कि ये मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। गैस क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से यानी कि तत्वों से मिलकर, कणों से मिलकर के बनी होती है। बेसिकली मुझे कण लिखना चाहिए, ठीक, कण। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती, ये हम सभी को पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सभी कण से ही मिलकर बने। वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स इज मच मोर लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैस। तत्वों का आयतन का योग गैस के आयतन से बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब को जरा यहाँ देखो कि मैंने एक कंटेनर लिया और सपोज दे ये कंटेनर मैंने बनाया 1 लीटर का, ठीक है। इसमें 1 लीटर अगर मैं पानी भरूँ तो 1 लीटर पानी आ जाएगा। अब मैं बाहर से क्या करता हूँ, गैस के मॉलिक्यूल लाता हूँ, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल। चलो एक दो और बना ले, 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स लेकर के आए, कितना, 10, ठीक। अब हमको पता है गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसकी तरह हो जाता है, उसी का आयतन ले लेता है। मतलब कि अगर गैस को मैंने 1 लीटर में रखा तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। गैस को अगर इसी को ही मैं 2 लीटर के बॉक्स में रख दूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया 2 लीटर का, और इसमें अगर यही 10 5 6 7 8 9 10, अब इसका जो गैस का आयतन होगा कितना होगा, 2 लीटर। तो यहाँ जो गैस का आयतन है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, और यहाँ पर जो गैस का आयतन बोला जाएगा वो कितना है, 2 लीटर का है, ठीक। गैस का आयतन, ठीक, गैस का आयतन, और यहाँ पर भी आयतन। तो गैस का आयतन यहाँ 1 लीटर है, यहाँ गैस का आयतन 2 लीटर है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल का नंबर देखो दोनों जगह बराबर। तो ये तो गैस का प्रॉपर्टी है कि गैस को किसी भी कंटेनर में रखा जाता है उसी का वॉल्यूम ले लेता है, यानी उसका आयतन बन जाता है, उसी का आयतन बन जाता है, ठीक। लेकिन जरा ये 10 मॉलिक्यूल को एक जगह इकट्ठा करके देखो, ठीक, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, ठीक। अगर ये काउंट कर पा रहे हो आप तो आप इसको ज़रा काउंट करो। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। देखिए आप अगर काउंट कर पा रहे हैं इसको तो काउंट करिए, ठीक। ये मैंने 10 मॉलिक्यूल बनाए, लेकिन इन जब 10 मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, क्या इन्होंने 1 लीटर की जगह ले रखी है क्या, कि 2 लीटर की ले रखी है क्या? आंसर है नहीं, बहुत छोटी सी जगह में आ गए, ये इतनी ही बड़ी जगह में आ गए, ठीक। इवन और भी पास होते अगर मैं इनको पास वास बनाता। मैंने आपको दिखाने के लिए छोटी छोटी इसके बीच में गैप दे दिया है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को मुझे और पास करना चाहिए, ठीक। पास करने के बाद क्या होता है कि इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, आयतन है, वो इनका जो अभी आयतन है वो क्या है, कम है, ठीक। 1 लीटर होगा क्या, आंसर है नहीं, में भी हो सकता है 1 ml 2 ml अभी के केस में, ठीक है, जितना मैंने जगह में बना रखा है, ठीक, 2 ml 5 ml 10 ml जो भी हो। लेकिन अगर मैं बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स को रखता तो इनका आयतन इतना नहीं होता, बहुत ही कम होता। तो आयतन एक्चुअल गैसों को अगर ऐड करोगे तुम, ठीक, तो उसका आयतन क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल को खुला छोड़ दिया जाए तो उनका आयतन बहुत ज़्यादा होता है। तो वही लिखा हुआ है कि तत्वों के आयतन का योग यानी जोड़ दो, तो जोड़ने पर वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ये क्या है, कम, और कम नहीं, 3 बार मैंने लेसर का साइन 3 बार लगाया, कम का साइन 3 बार लगाया, यानी बहुत कम आएगा, ठीक, गैस के आयतन से, ठीक। अब हैविंग नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल मैंने ए मान लिया और ये मॉलिक्यूल मैंने बी मान लिया। तो ए को बी से कोई मतलब नहीं, बी को ए से कोई मतलब नहीं। ये ए अपना अकेले घूम घाम रहा है, बी अपना घूम घाम रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड केस में देखो, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 2 बार लिख दिया क्या, बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल एग्जिस्ट बट इलास्टिकली।
कणों के मध्य तथा कण व दीवार के मध्य इलास्टिक टक्कर होती है। अब ये इलास्टिक टक्कर क्या होता है, टक्कर तो समझते हो। देखो ये वॉल है, ये ए जा करके कभी तो ए जा करके क्या होगा, इस दीवार से टकराएगा, बी जाकर भी इस दीवार से टकराएगा, ठीक। तो टक्कर तो होगी, लेकिन टक्कर कैसा है, और ये आपस में भी बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स। अच्छा ये 2 बार लिखा था क्या, नहीं, कणों के मध्य तथा कण, हाँ इसमें 2 बार है, ये कट नहीं करना चाहिए था, वही मैं कहूँ, ये कट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर रहा है, कणों के मध्य भी है, कणों और दीवार के मध्य भी, दोनों के मध्य भी, ठीक। ये दीवार से तो टकराएंगे ही, लेकिन आपस में भी ए और बी क्या हो सकता है, आपस में भी क्या कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं। तो ए और ये बी, ये रहा ए और ये रहा बी, और ये दोनों आपस में टकराए, ठीक। या फिर ये रही दीवार और ये रहा ए, और ये जाकर के इससे टकराए। टकराने के बाद इसके पास मान लो एनर्जी कितनी है, 100 जूल की एनर्जी है, इसके पास एनर्जी कितनी है, मान लो 10 जूल की एनर्जी है, ठीक। टकराने के बाद क्या होगा, या तो एनर्जी वैसे रहेगी, या तो एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, और चेंज आने के बाद जो टोटल एनर्जी वो हुई कितनी, 110 जूल की, ये टोटल एनर्जी हो गई। तो इसके पास जो एनर्जी आ गई मान लो बाद में 95, और इसकी एनर्जी बाद में कितनी हो गई, 15 जूल, ठीक। एनर्जी में कुछ टोटल एनर्जी जो होगी वो अभी की कितनी है, 110 है, 110 जूल। तो टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। पहले फिर से देखो कि ए के पास 100 जूल की एनर्जी थी, बी के पास 10 जूल की एनर्जी थी, ठीक। दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद क्या हो गई, एनर्जी थोड़ी बदल गई। वैसे ही है जैसे ये कंचा रखा हुआ है, ठीक, मार्बल्स के लिए ना कंचे, और दूसरे कंचे से तुमने हीट करा, हीट करने के बाद क्या होता है, एक कंचा इधर की तरफ मूव कर गया और आपका कंचा यहाँ आ गया। तो ये कंचा जो पहले से रेस्ट में था, इसके पास भी कुछ एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, हमको पता है। तो एनर्जी तो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हुई, अभी भी दोनों बॉडीज जो हैं उन दोनों के पास ही है टोटल एनर्जी, ठीक। तो इसको इलास्टिक कहते हैं, इसी को ही इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यहाँ पर भी सेम है, अगर इसके पास 10 जूल की एनर्जी है तो टकराने के बाद भी 10 जूल ही बना रहेगा, या 10 जूल से 9 जूल हो जाएगा, तो इसके पास वॉल के पास एनर्जी आनी चाहिए, ठीक। नॉन इलास्टिक एनर्जी कब होगी, जब अगर मान लो कि ए पार्टिकल, ठीक, और बी पार्टिकल आपस में टकराए, और टकराने के बाद क्या हो, इसके पास 100 था, इसके पास था 10, और टकराने के बाद इसके पास तो 95 बचा और इसके पास 8 बच गया, तो 2 यहाँ से कम हो गया और 5 यहाँ से कम हो गया। ये कहाँ चला गया, तो ये चलने के लिए, इसको समझने के लिए पत्थर को जरा स्टोन वाला एग्जांपल लो, जो पत्थर होते हैं, हमने 2 पत्थर लिए, ठीक, और दोनों पत्थर को क्या करा, एक दूसरे में हिट करा। हिट करने पर क्या होता है, हमने एनर्जी लगाई, लेकिन इसमें से कुछ साउंड निकलता है, ठीक, आवाज़ आती है, और कुछ स्पार्क होता है, यानी कुछ चिंगारी सी निकलती है, ठीक। तो ये साउंड निकलना क्या होता है, एनर्जी लॉस है, ठीक, एनर्जी लॉस। और स्पार्क भी निकलना क्या है, एनर्जी लॉस, यानी जो हमने एनर्जी लगाई वो साउंड के फॉर्म में या स्पार्क के यानी कि चिंगारी के रूप में क्या हो गई, उस बॉडी से बाहर निकल गई। तो हमने यहाँ पर भी 100 जूल एनर्जी लगाई, इस पत्थर पर भी 100 जूल एनर्जी लगाई, और दोनों मिलकर के 200 जूल होना चाहिए था, लेकिन उसमें से कुछ जूल एनर्जी इस चिंगारी ने ले ली और कुछ जूल एनर्जी साउंड लेकर के बाहर निकल गई। अब इसके पास 200 जूल नहीं बची है, बल्कि 200 से कम 1800 जूल एनर्जी बची है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि 100 जूल इसके पास, 100 जूल इसके पास, दोनों को मिला के 200 जूल होना चाहिए था, लेकिन 200 जूल नहीं हुई, क्योंकि कुछ जूल साउंड बन करके निकल गया, कुछ जूल क्या हो गई, चिंगारी बन के निकल गई, ठीक। तो ये नॉन इलास्टिक है, लेकिन हमारा जो गैस है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन करता है, ठीक। ये हम नियम बना रहे हैं, ठीक, करता है नहीं करेगा वो तो बात की बात है, हम नियम बना रहे हैं कि हमारी आदर्श गैस होती तो क्या नियम फॉलो करती। फिर उस पर जो प्रेशर लगना चाहिए वो प्रेशर 1/3 mN/u² डिवाइड बाई v² होना चाहिए, जहाँ पर m के लिए देखो m मास है, n क्या है, मोल है, आप सभी जानते हो। u² क्या होता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये मैथ्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तब भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। v क्या होता है, वॉल्यूम है, ठीक। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर औसत गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा यानी उसके पास चलने फिरने की जो ऊर्जा है उसका औसत की बात करें, एवरेज, ठीक, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वैसा ही है जैसे पानी रखा हुआ है, ठीक है, उसको गर्म करते हो वैसे उबलने लगता है, उसके मॉलिक्यूल तेज तेज दौड़ने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम सभी को पता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ती बढ़ती। अब फिर से कि देखो आइडियल गैस हमने आदर्श बनाते हैं, हम आदर्श बातें करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, लेकिन सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। वैसे आदर्श गैस भी, हमारी जो रियल गैस होती है वो आदर्श गैस के नियमों को फॉलो नहीं करती है, ठीक। हमारे पास एक्चुअल में जो हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, वो इन नियमों को में से बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करती,
लेकिन सिंस हम केवल और केवल आदर्श गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम आदर्श गैस के नियमों को हमने पढ़ा, और जो इन नियमों को मानेगा उसको हम आदर्श गैस कहेंगे। ठीक, अब समीकरण पर चलते हैं। समीकरण को समझने से पहले कुछ गैस के नियम हैं, पहले से बने हुए हैं, ठीक, अलग अलग साइंटिस्टों ने बनाए, तो उनके नियम के हिसाब से देख लेते हैं। पहले बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। इसका मतलब क्या हुआ, दाब बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके लिए पिचकारी का एग्जांपल लो, जैसे तुम लोग होली वाली पिचकारी होती है, होली की पिचकारी में क्या करो, पिचकारी को जैसे तुम दबाते हो तो अंदर से वाटर क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसकी जगह क्या करो, पिचकारी को तुम बंद कर दो। ठीक, ये रहा, ये मैंने बनाया पिचकारी, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक, और यहाँ पे पिस्टन तुम्हारा लगा हुआ है, और तुमने ऊपर से क्या करो, इसको आप यहाँ पर फिंगर भी लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो, पिचकारी को एक साइड से बंद करो, पानी सारा निकाल दिया। अब इसमें गैस ही गैस है, अब तुम ऊपर से इसको दबाते रहो। यहाँ से बंद है, गैस कहीं से निकल नहीं जाती, इधर से भी नहीं जा सकती, इधर से भी नहीं जाती। तुम दबाते रहोगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास आते रहेंगे। तो जैसे जैसे तुमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जगह कम होगी। तुम ऊपर से जितना दबाते चले जाओगे इसकी जगह उतनी कम होती जाएगी। वॉल्यूम क्या है, जगह है, तो जगह कम होती चली जाएगी। वही यहाँ पे दे रखा है। ठीक, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे नॉर्मली दूध उबालते हो, ठीक, दूध उबालते समय क्या होता है, दूध वॉल्यूम क्या होता है उसका, बढ़ता है। गैस जैसे जैसे तेज कर दो, तेज आंच पे रखा रहेगा दूध तो उबलने लगता है। ठीक, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ने लगा, ज़्यादा जगह लेने लगा। धीमी कर दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवोगाद्रो नंबर, ठीक, जैसे ही एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, मोल्स बढ़ाओगे। मोल्स बढ़ाने का मतलब क्या, अरे 1 लीटर पानी था पहले, तुमने फिर क्या करा, 2 लीटर पानी कर दिया, जगह ज़्यादा लेगा। 3 लीटर पानी कर दिया, जगह और ज़्यादा लेगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ाओगे ज़्यादा जगह बढ़ती चली जाएगी। ठीक, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर वॉल्स पर लगने वाला, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक, अगर ये बात समझ पाते तो ठीक है, वरना इसमें भी देख सकते हो कंटेनर पे, या फिर ऐसा कि हाँ वो दूध को क्या करो, प्लेट से बंद कर दो। ठीक, अब तुम क्या करो, अब उसमें या पानी की प्लेट ही ले लो, या भाप के इंजन का एक एग्जांपल ले सकते हो कि भाप के इंजन कैसे, भाप के इंजन, या सीटी का एग्जांपल, कुकर की सीटी का एग्जांपल ले सकते हो कि कुकर की सीटी में क्या होता है, दाब होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस में प्रेशर बढ़ता है, वो क्या करती है, कुकर की सीटी को भी उठा देती है। तो कुकर की सीटी को उठाने के लिए ज़्यादा दबाव लगाना पड़ेगा, और वो दाब कहाँ से आता है, टेम्परेचर से आता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे दाब बढ़ेगा और क्या होगी, सीटी उठ जाएगी। ठीक, ये मैंने रफली एग्जांपल दिए समझने के लिए। ठीक, डिटेल डिस्कशन हम जब इनके लॉज के बारे में कभी क्वेश्चंस आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रफ आइडिया था कि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ठीक, अब देखो ये सभी नियम्स को ज़रा देखो, वी के इन्वर्सली पी कहाँ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, वी के सामने कौन है, टी है, वी के सामने कौन है, एन है। ठीक है, और पी के सामने टी है। इन नियमों को ज़रा सामने की तरफ रखते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, वी नीचे की तरफ कौन था, पी था, सामने की तरफ कौन था, टी था, और क्या था, एन था। ठीक है, अब पी को अगर मैं यहाँ पे इन्वर्सली ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हटाऊँ तो इक्वल लगाऊंगा। जब भी ये साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, टी और एन, और यहाँ पे पी लगेगा। फॉर्चुनेटली ये जो के है ये आर के इक्वल होता है। आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है। ठीक, गैस नियतांक। ये हमको कैसे पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है वैल्यू। ठीक है, कि ये इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये आर के इक्वल ही होता है। पी क्या है, पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे आर रखेंगे, आर, ठीक, फिर उसके बाद टी और एन, और इसको अच्छे से देखा जाए तो पी वी इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं एन आर टी। तो ये हम इसका नियम बनाए, हम इक्वेशन बनाते हैं इन सभी इक्वेशंस को मिला करके। तो अब हम चलते हैं इसके इक्वेशंस की तरफ। तो गैस का समीकरण, आदर्श गैस नियम एक काल्पनिक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण है। हमने बोला काल्पनिक है यानी कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम आदर्श बच्चे के बारे में बात करते हैं तो आदर्श बच्चे रेयर होते हैं। ठीक, बहुत ही गिने चुने, जिनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, पूरे हो सकता है स्टेट में या पूरे हो सकता है इन कंट्री में, ठीक, उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ये आदर्श बच्चा है। तो वैसे ही रियल होते हैं, ये काल्पनिक है। हम लोग सोचते हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन होती एक्चुअल में नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ नियम कानून बना करके बना सकते हैं कुछ देर के लिए। आदर्श गैस समीकरण चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैलुसेक नियम और तथा अवोगाद्रो नियम के संयोग से बना है। तो सबको मिलाकर बनाए, तो हमने वो इन बिना मिला करके बनाया। ठीक, वैसे सामान्य गैस समीकरण भी कहते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पी क्या है, आदर्श गैस का दाब है, पी वी क्या है कि आदर्श गैस का आयतन है, एन क्या है आदर्श गैस के मोलों की संख्या, आर क्या है गैस स्थिरांक है, और टी क्या है तापमान है, और तापमान भी किसमें, केल्विन में लेना है। ठीक,
इसकी सीमाएं को देखो कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। कम घनत्व होने पर ही यह नियम कार्य करता है। कम घनत्व होने का मतलब क्या है, देखो अगर थोड़ी बहुत गैस है, ठीक है, ये 1 लीटर है, 1 लीटर में मैंने 10 मॉलिक्यूल रखा तब तो ये काम कर जाएगा, ठीक। 10 मॉलिक्यूल रखा, 20 मॉलिक्यूल रखा तो थोड़ा बहुत ठीक है, तब भी काम करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें गैस भरता चला जाऊँ, भरता चला जाऊँ, भरता चला जाऊँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस अगर हाई अमाउंट में इसमें भर दूंगा तो ये नियम कानून सब हवाबाजी हो जाएगी, कोई वैसे भी काम नहीं करें। तो हाँ, 1 लीटर में 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल मैं आराम से डाल करके इसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। घनत्व कम होने का मतलब कम गैस होनी चाहिए, ठीक। आयतन बड़ा होना चाहिए लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। एकल गैस या मिश्रण गैस के लिए भी लगाया जा सकता है। एकल गैस का मतलब हो सकता है इस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन पड़ी हो तब भी ये काम करेगा, और हाइड्रोजन गैस भी हो और ऑक्सीजन गैस भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, तब भी ये काम करेगा, ठीक। दोनों के लिए हम लगा सकते हैं। तो ये इसकी सीमाएँ हो गई और ये इसका समीकरण। इसकी जो पिक्स हैं वो मैं अपलोड करूँ, चैनल पर भी अपलोड कर दूँगा और ग्रुप में भी डाल दूँगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।